आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन मतलब अब हमने डाटा कलेक्ट तो कर लिया, बट जब तक हम उसे प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं लगाएंगे तब तक हम उसके ऊपर कैलकुलेशंस नहीं कर सकते या कुछ एनालिसिस नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से क्लासिफिकेशन मतलब उसे क्या करना पड़ेगा, बाइफरकेट करना पड़ेगा अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का मतलब अलग अलग टाइप्स में हम कन्वर्ट करेंगे या अलग अलग तरीके से हम उसे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। तो क्लासिफिकेशन की टाइप्स क्या होती हैं, इसमें मेनली 4 टाइप्स के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर सकते हैं डाटा को। फर्स्ट इज योर ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज योर क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, अगली आपकी आती है क्वांटिटेटिव, लास्ट आती है आपकी क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव आगे 2 तरीके से होती है। क्वालिटेटिव एक सिंपल होती है, एक मैनीफोल्ड होती है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, ज्योग्राफिकल मतलब ज्योग्राफिकल एरियाज के बेसिस पे हमने क्लासिफाई कर दिया डाटा को। जैसे मैंने बांट दिया वर्ल्ड लेवल पे, मैंने डाटा को बांट दिया इंडिया के बेसिस पे, इंडिया का अलग, चाइना का अलग, पाकिस्तान का अलग, यूके का अलग, यूएस का अलग। ठीक है, यूएसए का अलग। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ल्ड लेवल पे, या मैंने इंडिया लेवल पे क्लासिफिकेशन कर दी, पंजाब का अलग, हरियाणा का अलग। ठीक है, इस तरीके से दिल्ली का अलग, यूपी का अलग। ठीक है, इस तरीके से ज्योग्राफिकल एरियाज के बेसिस पे मैंने डाटा डिवाइड कर दिया कि इंडिया का ये डाटा है, चाइना का है। तो इससे हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है टाइम के अकॉर्डिंग, क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल आता है टाइम। तो टाइम के बेसिस पे मैंने क्या किया, डाटा को चेंज कर दिया। जैसे हमने अगर स्टडी करनी है इंडस्ट्री की ग्रोथ की या इंडिया की ग्रोथ की मान लीजिए, तो मैंने 1990 का डाटा ले लिया, 2000 का डाटा ले लिया, 2010 का डाटा ले लिया, 2020 का डाटा ले लिया। तो मैंने क्या लिया, ईयर्स के बेसिस पे डाटा डिवाइड कर दिया। तो ईयर्स के बेसिस पे जब हम डाटा को डिवाइड करते हैं तो उसे हम बोल देते हैं क्रोनोलॉजिकल डाटा। ईयर्स या किसी भी टाइम के अकॉर्डिंग हमने डाटा को डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल डाटा। उसके बाद आता है आपका क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा का मतलब क्या है, जैसे इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। जैसे एक तरफ मैंने प्राइस रख लिया, एक तरफ मैंने क्वांटिटी डिमांडेड रखा, तो 10, 20, 30 इधर भी कुछ क्वांटिटी मतलब वैल्यूज नंबर्स चल रही हैं, इधर 30, 20, 10 इधर भी कुछ नंबर्स हैं। तो न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं उसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। न्यूमेरिकल नंबर्स की टर्म्स में दोनों तरफ हमारे नंबर्स हैं, उसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। नेक्स्ट आता है आपका क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब हम क्वालिटी के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, उसके बेसिस पे हमने डिवीजन कर दिया। मान लीजिए मैं कोई क्लासिफिकेशन करने लगी हूँ डाटा की, तो मेरे पास कुछ डाटा था, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, उस डाटा को, जैसे वर्कर्स की क्लास को, तो वर्कर्स को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया स्किल्ड एंड अनस्किल्ड में। ठीक है, तो सिंगल एक डिवीजन कर दी क्वालिटी की, तो उसे मैं बोलूंगी सिंपल। सिंपल मतलब सिर्फ एक डिवीजन करके मैंने डाटा को डिफाइन कर दिया कि वर्कर स्किल्ड इतने हैं, अनस्किल्ड इतने हैं, तो ये मेरी होगी सिंपल क्लासिफिकेशन। बट अगर मैंने सिंपल स्किल्ड की जगह मैंने स्किल्ड में आगे कैटेगराइज कर दिया, स्किल्ड में है रूरल और अर्बन, अनस्किल्ड में है रूरल और अर्बन। ठीक है, फिर मैंने रूरल और अर्बन में आगे डिवाइड कर दिया मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल एंड मेल फीमेल। तो मैंने क्या किया, डाटा को आगे
एक कैटेगरी, फिर दूसरी कैटेगरी, फिर तीसरी कैटेगरी। इस तरीके से मैंने बहुत सारी कैटेगरीज में उसे क्लासिफाई कर दिया। तो इसे मैं बोलती हूँ मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड मतलब बहुत सारी फोल्ड्स को, मतलब बहुत सारी टाइप्स में आपको डिवाइड कर दिया, इसको क्लासिफाई कर दिया अलग अलग कैटेगरीज में, उसकी सब कैटेगरीज में, उसकी सब कैटेगरीज में, मतलब सब कैटेगरी से सब कैटेगरी अलग अलग डिवाइड करते गए। तो उसे हम बोलते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, ये आपकी आ गई आपकी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अगला आपका आता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या चीज को हमें करना है कैलकुलेट। तो वेरी कौन सी चीज करनी चाहिए, तो वेरिएबल होता है वो चीज जो डेटा के बेसिस पे वेरी करती है। ठीक है, वेरी करती है मतलब बार बार चेंज होती है, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। A characteristics or a phenomena which is capable of being measured and change its value over time। ठीक है, तो वो फिनोमिना जो अपनी वैल्यू को बार बार चेंज करे उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, एक होता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट का मतलब जो स्पेसिफिक एक ही वैल्यू अपने पास रखेगा उसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस मतलब यहां से लेके यहां तक कुछ भी लाई कर सकता है इसके बीच में। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ माई एज विल लाई बिटवीन 20 to 30, तो 20 to 30 के बीच में कुछ भी मेरी एज हो सकती है। तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, बीच में कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो 20 to 30 विल बी एनी वैल्यू हैविंग दैट मे चेंज। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, एक आता है आपका एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट वर्ड क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है कि वो चीज जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करती है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। क्वालिटेटिव चेंज लाइक अ चेंज इन IQ ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, मतलब जिसे हम प्रॉपरली नंबर्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। जिसे हम नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब आगे आपका अगली टर्म आती है रॉ डेटा। रॉ डेटा का मतलब, रॉ मतलब कच्चा है ना, तो रॉ डेटा मतलब अभी हमने उसे प्रॉपर अरेंज नहीं किया है, विदाउट अरेंजिंग हमारे पास कुछ डेटा पड़ा है, उसे हम बोलते हैं रॉ डेटा। ठीक है, विदाउट अरेंजिंग, जैसे मैंने क्या किया, सारे बच्चों के मार्क्स लिखने शुरू कर दिए, तो मैंने ऐसे ही ले लिया कि मार्क्स क्या है, पहले 20 है, फिर 30 है, फिर 20 आ गए एक बच्चे के, फिर 50 आ गए, फिर 30 आ गए, फिर 20 आ गए। इस तरीके से अलग अलग बच्चों के नंबर ले लिए, जो मेरे पास टोटल 10 बच्चे थे सपोज, है ना, तो 10 बच्चों के अलग अलग ले लिए। अब मैंने ये देखना है कि हर बच्चों के नंबर कितने में से कितने के लाई कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, 0 to 10 में कितने बच्चे लाई कर रहे हैं, 10 to 20 में कितने बच्चे, तो अब मैं अरेंजिंग करनी शुरू करूँ। तो अब जो पहले जो डाटा ये पड़ा था ऑलरेडी ऐसे ही पड़ा है, अभी मैंने अरेंजिंग नहीं किया, उसे हम बोलते हैं रॉ डेटा। रॉ डेटा के ऊपर हम कुछ टेक्निक्स लगा के उसे हम अरेंज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रॉ डेटा की डेफिनेशन। आगे आपका आता है अब सीरीज। सीरीज होती है जिस तरीके से हम उस डेटा को, रॉ डेटा को अरेंज करते हैं। ठीक है, मतलब क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं, उसे हम बोलते हैं सीरीज। ठीक है, तो हमारे पास जो सीरीज होती है वो 3 तरीके की होती है। सीरीज जो है हमारे पास क्या है, 3 होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस। अब इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या है, या तो मैं डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड कर दूं या मैं डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट में क्या है, जैसे मैंने पीछे नंबर्स लिए थे अभी आपको बताया, 10, 20, 30, 20, 30, 50 ऐसे नंबर्स लिए। तो मैंने क्या किया, 10 वाले कितने हैं, एक है बच्चा, 20 वाले कितने हैं, 2 हैं बच्चे, 30 वाले कितने हैं, 2 हैं बच्चे, और 50 वाला कितना है, एक है।
तो इस तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। तो अब मान लीजिए मेरे पास क्या है, कुछ और डाटा ऐड कर लेते हैं, जैसे 35, 40, 25, 15, 14 ऐसे। तो अब मेरे पास क्या हो गया, बहुत सारा डाटा हो गया। तो इसको मैं कैसे अरेंज करूंगी, मैं कहूंगी 0 to 10 में कितने बच्चे लाइक करते हैं, 1, ठीक है। 10 to 20 के बीच में कितने बच्चे लाइक करते हैं, देखो 20 वाले, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि 10 हम यहाँ पे काउंट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ इसका रीजन क्या है। तो 10, 1, 2, 3, 3 बच्चे हो गए, तो 10 to 20 में 3 आएंगे। अब 20 to 30 में कितने आएंगे, 30 वाला नहीं आएगा, 20 वाला आएगा, 20 वाला आएगा और 25 वाला आएगा, तो इसमें भी 3 आ गए। तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम करेंगे इसको कैलकुलेट। तो हम अरेंजिंग अलग अलग तरीके से करते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है, सीरीज में। अब आपको मैं बताती हूँ कि आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज आगे बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज को बताते हैं क्यों ये सारी चीजें करते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज सबसे पहले हमारी होती है एक्सक्लूसिव सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो होती हैं वो होती हैं एक्सक्लूसिव। सबसे पहले एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूड करना। तो एक्सक्लूसिव में अगर मैं 0 to 10 ले रही हूँ और 10 to 20 ले रही हूँ, तो 10 को मैं यहाँ पे एक्सक्लूड कर रही हूँ, यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ, तो इस वजह से इसे बोला जाता है एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है। दूसरी आती है आपकी इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज में 0 to 9 होगा और 10 to 19 होगा। इट मीन्स ये और ये सेम नहीं है, तो इट मीन्स 9 इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए हम 10 को यहाँ पे और 9 को यहाँ पे, सब जगह पे सारी चीजें इंक्लूड हो रही हैं, इसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। अगली आती है आपकी ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज में क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लेस देन 9 या लेस देन 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड देन मैं बोल देती हूँ मोर देन 40, ठीक है। तो इट मीन्स एंड्स ओपन है, एंड्स मैंने डिफाइन नहीं किए, उसके बेसिस पे हम डाटा लिख रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं ओपन एंड सीरीज। देन आपकी आती है लेस देन सीरीज एंड मोर देन सीरीज, ठीक है, मोर देन सीरीज। अब लेस देन में क्या होता है, सारी सीरीज ही ऐसे होती है, मतलब लेस देन 0, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, ठीक है। और मोर देन में क्या होगा, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 40। तो इन दोनों सीरीज को हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव सीरीज बोलते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में क्यूमुलेटिव सीरीज बोलते हैं। अब इसका रीजन क्या है, इसे हम क्यूमुलेटिव सीरीज क्यों बोलते हैं भाई, क्या रीजन बना सकते हैं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी दी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ टाइम्स अकरिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, कि कितनी बार वो वैल्यू रिपीट कर रही है। अगर मैं बोल रही हूँ 0 to 10, 10 इसमें कितने बंदे लाई कर रहे हैं, 5 बंदे, तो ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब इन इसमें कितनी बारी रिपीट होगी, वैल्यूज 5 टाइम रिपीट होगी। बट क्यूमुलेटिव क्यों होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि अगर मेरे पास 5 है, फिर 10 है, फिर 3 है, फिर 2 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, फर्स्ट वाली सेम, सेकंड वाली और फर्स्ट वाली को प्लस कर दीजिए, फिर इसको और इसको प्लस कर दीजिए, एंड फिर इसको और इसको प्लस कर दीजिए। तो ये प्लस प्लस करके बन रही होती है जो जो फ्रीक्वेंसी, उसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव। और लेस देन और मोर देन में क्या होता है, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती है, इसलिए इसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव सीरीज भी कहा जाता है, ठीक है। ये चीजें समझ आ गई आपको। तो यहाँ तक आपको कोई भी चीज ना समझ आई हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ये सारी चीजें होंगी हमारी टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी हो गया, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ओपन एंड, सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर हो गई हैं, ठीक है। और आपका इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस ही आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
तो अभी आपका नेक्स्ट आता है टॉपिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है। हमने क्लासिफाई तो कर दिया, हमने ऑर्गेनाइज भी कर लिया इसको पर्टिकुलर चीज में, अब इसको दिखाएंगे कैसे कि किस तरीके से हम इसको बता रहे हैं कि डेटा क्या क्या चीजें बताता है। तो सबसे पहला आपकी टाइप आती है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में जब मैंने कुछ भी डेटा को क्लासिफाई किया तो मैंने टेक्स्ट की फॉर्म में बता दिया दैट विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द इन्फ्लेशन द डिमांड फॉर द कमोडिटीज आर डिक्रीजिंग एंड दिस वाई इट लीड्स टू 50% डिक्लाइन इन द वैल्यू एंड समथिंग। आप बोल रहे होगे कि मैम कितना फास्ट बोल रहे हैं, ये क्या बोले जाए। मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि मैंने जो चीजें बोली अभी, तो इस तरीके से आप थ्योरी में लिख रहे हो, उस चीज को बता रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। बट ये बहुत ही बेकार टाइप की प्रेजेंटेशन है। क्यों? कोई भी पर्सन इतना रीड नहीं है। आप भी बोल रहे कि है ना, बुक इतनी बड़ी बड़ी बना देते हैं, हम क्या करें, हमसे पढ़ा भी नहीं जाता, स्टूडेंट्स पागल हो जाते हैं सारी चीजें पढ़ने में, है ना। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन बहुत ही बेकार टाइप की है। और वहीं पे आपकी पिक्चर्स बनी हुई, सुंदर सुंदर सी पिक्चर्स बनी हुई, आपको वाह भाई वाह, बुक कितनी सुंदर है, मैं तो इसको एक दिन में पढ़ जाऊंगी, है ना। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होती है, इतनी अच्छी नहीं मानी जाती, तो इस वजह से इसको थोड़ा कम यूज किया जाता है। सेकंड आती है आपकी टैबुलर प्रेजेंटेशन। टैबुलर मतलब एक टेबल बनाया जाता है। तो टेबल के लिए भी एक प्रॉपर फॉर्मेट है, ठीक है। टेबल के कुछ पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले टेबल नंबर आता है कि कौन सा टेबल बना रहे हो, फर्स्ट टेबल बना रहे हो, सेकंड टेबल बना रहे हो, थर्ड टेबल बना रहे हो, तो पहले उसका नंबर डिफाइन होता है। फिर उसका टाइटल दिया जाता है, जैसे डेटा रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ GDP, आई एम गिविंग दिस हेडिंग टू द टेबल, ठीक है। उसके बाद हेड नोट इन रुपीज बिलियन, आई एम गिविंग द हेड नोट कि ये डेटा जो है वो किस टर्म्स में होगा, बिलियंस में होगा, रुपीज बिलियंस में होगा, तो ये होता है हेड नोट। उसके बाद मैं ये स्टार्ट करूंगी टेबल बनाना, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल सी दे रही हूं कि किस तरीके से होगा। तो जो रो की हेडिंग होगी, रो का टाइटल होगा, उसे हम बोलते हैं स्टब्स, ठीक है। और जो कॉलम्स की हेडिंग होगी उसे हम बोलते हैं कैप्शंस, ठीक है। तो कॉलम्स की हेडिंग्स को हम बोलेंगे कैप्शंस, रोज की हेडिंग्स को हम बोलेंगे स्टब्स, और एक पर्टिकुलर को हम बोलेंगे सेल, ठीक है। पूरी जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, जो भी यहाँ पे होगा, इसे हम बोलेंगे बॉडी या फील्ड, ठीक है। और जो हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, मान लीजिए इसको बिलियंस में लिखा है ना, तो यहाँ पे मैं डेसिमल्स भी यूज कर रही हूँ, तो आई विल डिफाइन कि कौन से डेसिमल्स कितने होंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेरी क्या है, उसको करोड़ में, लाख में, वो पहले ही मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पे फुटनोट आता है। फुटनोट में क्या लिख सकती हूँ, जैसे मैंने डेसिमल्स यूज किया है, तो आई विल डिफाइन दैट डेसिमल अप टू, मतलब अप टू टू डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, उसे मैं डिफाइन कर रही हूँ। फिर यहाँ पे मैं सोर्स लिखूंगी। सोर्स का मतलब क्या होता है, मैंने कहाँ से लिया, तो मैं लिख रही हूँ UNDP 2024, मतलब मैंने UNDP एक साइट है, उससे ये डाटा उठाया और 2024 का डाटा उठाया, ठीक है, उसके बेसिस पे। तो ये आपका सारे मतलब टैबुलर का डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स भी कह सकते हो और फॉर्मेट भी कह सकते हो, ठीक है। ये आपका आ जाता है, ठीक है, टेबल के बारे में। अब टेबल की टाइप्स, टेबल जरूरी नहीं है एक ऐसा ही, मतलब ये एक जनरल आप कह सकते हो कि सेट होता है कि आपको टेबल कैसे बनाना है। बट टेबल की आगे टाइप्स भी डिफाइन होती हैं। टेबल की टाइप्स डिपेंड करती हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के ऊपर। तो टेबल क्या होता है, अलग अलग टाइप से डिफाइन किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी and on the basis of construction, on the basis of classification जो हमने पीछे की, ठीक है। तो पर्पस के बेसिस पे ये आगे दो टाइप्स का है,
एक आता है जनरल पर्पस, एक आता है स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर हमारा डिफाइंड पर्पस है, उसके लिए मैं बना रही हूँ, तो वो आ गया स्पेसिफिक पर्पस। जनरल पर्पस, जर्नली कोई भी टेबल बना रही हूँ जो कोई ऐसा एज सच स्पेसिफिक किसी सिचुएशन के लिए नहीं बनाएगा, जस्ट टू डिफाइन समथिंग मैंने कुछ भी बना दिया टेबल के लिए, ठीक है। जैसे बैंक्स में रोज की वो बनाते हैं कि रेट्स क्या चल रहे हैं, उसके लिए उन्होंने जनरली बना दिया कि इतने इतने रेट्स चल रहे हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं जनरल पर्पस। पर स्पेसिफिकली किसी चीज के लिए, रिजल्ट्स के लिए हमने कोई टेबल बनाया है तो वो स्पेसिफिक हो गया। ओरिजिनलिटी के बेसिस पे हम कहते हैं ओरिजिनल टेबल या डिराइव्ड टेबल। डिराइव्ड टेबल क्या होता है कि कुछ पहले डाटा था, उससे मैंने कुछ डिराइव करके कोई नई चीज निकाल के कैलकुलेशंस करके एक नया टेबल बना दिया, उसे हम बोलते हैं डिराइव्ड टेबल, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हमारे दो टाइप्स का डाटा होता है, ठीक है। एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या होता है, सिंपल बस एक मैंने ये लिया, यहाँ पे जैसे क्लासेस डिफाइन किया एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स डिफाइन कर दिया, ये आ गया मेरा सिंपल। क्लास 10th 12th 11th और स्टूडेंट्स 50 30 80, तो इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया, ये सिंपल हो गया। कॉम्प्लेक्स में मैंने क्या किया, क्लास तो थी, स्टूडेंट्स भी थे, ठीक है। स्टूडेंट्स के साथ मैंने स्टूडेंट्स में क्या डिवाइड कर दिया, मेल स्टूडेंट्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स, एक और फील्ड बना दी, तो मेल इतने हैं फीमेल इतने हैं, एक और फील्ड में अलग डिफाइन कर दिया, तो उसे मैं बोलती हूँ कॉम्प्लेक्स टेबल, ठीक है। ये आपके हो गए टाइप्स कॉम्प्लेक्स टेबल तक, ठीक है, कि कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं। नेक्स्ट आ गया आपकी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे क्या टाइप्स हैं, क्लासिफाई किस तरीके से हम करते हैं टेबल्स को, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमारे टाइप्स आती है, तो क्वालिटेटिव डाटा के बेसिस, क्वालिटेटिव डाटा की क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होती है, तो टेबुलर भी क्वालिटेटिव होता है। इसी तरीके से क्वांटिटेटिव डाटा की क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होती है, तो क्वांटिटेटिव टेबल बनता है, ठीक है। इसी तरीके से टेम्पोरल, टेम्पोरल या हम कह सकते हैं टाइम या क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। तो टेम्पोरल, टाइम, क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन की जाती है उसका हम टाइम का टेबल बनाते हैं, ठीक है। और अगला आता है आपका स्पेशियल। स्पेशियल का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफिकल एरिया, स्पेस जगह, तो ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसका हम ज्योग्राफिकल टेबल बनाते हैं। तो ये आ गई आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स, ठीक है। तो टेबल्स आपको समझ आया। उसके बाद हम बार ग्राफ की बात करते हैं। तो टेबल में जरूरी नहीं है कि हमने सिर्फ टेबल ही बनाना है, टेबल को आगे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमने टेबल बना लिया, टेबल के बाद हम उसे और प्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं, तो क्यों ना हम ग्राफ बना दे ग्राफ, ठीक है। तो हमने क्या किया, बार ग्राफ बनाया। अब बार ग्राफ भी क्या होता है, जो ग्राफ पेपर के ऊपर हम चीजें बनाते हैं ना, बार ग्राफ के ऊपर हम बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट बार्स, और उसके थ्रू हम डाटा को डिफाइन करते हैं, उसे हम बोलते हैं बार ग्राफ्स, ठीक है। तो हमारे बार ग्राफ्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं, तो टाइप्स इसमें जरूर आएंगी, आपको प्लीज इसको ध्यान से याद करके जाइएगा कि क्वेश्चन में आपको आ जाती है। एक आता है सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार में क्या होता है, आप एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यूज लेते हो, वाई एक्सिस पे कोई वैल्यूज लेते हो, और यहाँ पे ऐसे करके सिंपली बार्स अलग अलग बना देते हो, दिस इज कॉल्ड सिंपल बार ग्राफ। तो ये मैंने बनाया है वर्टिकल, ठीक है। एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, जस्ट क्या है, जो y एक्सिस है उसके ऊपर हमारा ग्राफ बन जाता है और x एक्सिस पे ऊपर हमारी वैल्यूज होती हैं। तो इस तरीके से कुछ हमारा हॉरिजॉन्टल सिंपल बार ग्राफ होता है। अगला आता है आपका मल्टीपल बार ग्राफ। मल्टीपल में क्या आता है, आपके पास कंटेंट इस तरीके का होता है कि दो दो चीजें होती हैं। तो जैसे आपके पास डेटा एक मेल का है, एक फीमेल का है इन ए कैटेगरी, एक मेल का है एक फीमेल का है इन बी कैटेगरी।
तो इसे हम बोलते हैं मल्टीपल बार ग्राफ्स। ठीक है, दो दो बार ग्राफ्स हमने अलग अलग बना दिए। अगला आता है आपका सब डिवाइडेड या कंपोनेंट, सब डिवाइडेड या कंपोनेंट बार ग्राफ। ठीक है, तो कंपोनेंट मतलब हमने अलग अलग कंपोनेंट्स बना दिए, अलग अलग कंपार्टमेंट्स दे दिए। तो मान लीजिए ये कंपार्टमेंट मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए है। ठीक है, ए कैटेगरी में हमने जब बी कैटेगरी के लिए बनाया तो ये कंपार्टमेंट मेल के लिए आया एंड ये बी फीमेल के लिए आया। तो इस तरीके से एक ही बार में हमने दोनों को अलग अलग डिफाइन कर दिया, उसे हम बोलते हैं सब डिवाइडेड या कंपोनेंट बार ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है परसेंटेज बार ग्राफ। परसेंटेज बार ग्राफ में क्या होता है कि पहले आप डेटा का परसेंट निकाल लेते हो। हर टेबल में आप जो भी वैल्यूज हैं उनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हो और टोटल को 100% ही रखते हो। तो इसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पे 10, 20, 30, 40 अप टू 100% होता है और जो वैल्यूज आती हैं वो हमेशा 100 ही रहती हैं। ठीक है, जो मतलब जो आपके ये वाला हेड और ये वाला हेड है सेम ही होगा। इसमें क्या है, ये वाला हेड अगर छोटा है ये बड़ा है तो ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर इसमें आपके ये सारे हेड्स क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, टोटल 100 ही बनता है। और इसमें भी आप सब कैटेगरीज डिवाइड करते हो अलग अलग कंपोनेंट्स की। ठीक है, तो ये आपका होता है परसेंटेज बार ग्राफ। अगला आता है आपका डेविएशन बार ग्राफ। डेविएशन बार ग्राफ जो होता है इसमें क्या है, नेगेटिव वैल्यूज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यूज का मतलब जैसे ये बार ग्राफ है तो इसमें अगर आपकी ये वैल्यू है और एक नेगेटिव वैल्यू है तो इस तरीके से नीचे भी जा सकता है, नेगेटिव वैल्यूज भी इसमें एग्जिस्ट करती हैं, उसे हम बोलते हैं बार डेविएशन बार ग्राफ। ठीक है, ये सारी टाइप्स होगी आपकी बार ग्राफ की। अगला आपका आता है पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट में क्या होता है, पाई वैसे आपने 8th क्लास से करते आ रहे हो आप कि पाई चार्ट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज है कि एक सर्कल लोगे उसमें डिग्रीज बनाओगे तो उसे हम बोलते हैं पाई चार्ट्स। ठीक है, तो पाई चार्ट्स में क्या किया जाता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाती हूँ कि मान लीजिए एक आपके पास प्राइमरी सेक्टर है, एक सेकेंडरी सेक्टर है, एक टर्शरी सेक्टर है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में आपके पास 50% है, इसमें आपके पास 30 है और इसमें आपके पास 50% है। मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये टोटल 100 बनता है तो 50 डिवाइड बाय यहाँ पे 20 ले लीजिए, 50 डिवाइड बाय 100 इंटू 360 डिग्री। टोटल हमारा 360 डिग्री होता है इसलिए हम 360 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 180 डिग्री। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज निकाल लोगे, फिर एक सर्कल लोगे, इसमें मिड पॉइंट लोगे और उसके ऊपर एक लाइन लगा लोगे, सिंपल एक लाइन लगा ली। यहाँ पे आप एक 180 डिग्री का एंगल बना लोगे, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंगल होता है और इसे आप बोल दोगे प्राइमरी सेक्टर। फिर आपका दूसरा सेकेंडरी सेक्टर का आएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे रख के डी आप एक एंगल बना लोगे तो ये आपका आ जाएगा मान लीजिए सेकेंडरी सेक्टर का, ये आपका टर्शरी सेक्टर का। ठीक है, इस तरीके से आपके जो एंगल्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पाई चार्ट ऐसे बनेगा, तो इसको भी ध्यान से सारी चीजें आप लेकर जाइएगा, वहां पे फुल ज्योमेट्री लेकर जाओगे तो आपको फायदा रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं और इजी रहते हैं आपके लिए कवर अप करने। ठीक है, अगला आपका आता है हिस्टोग्राम। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बार ग्राफ एंड अ हिस्टोग्राम? सिंपल सा डिफरेंस है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में। ठीक है, बार ग्राफ क्या होता है, कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, बार ग्राफ ऐसा बनता है, बीच में डिस्टेंस होता है। बट हिस्टोग्राम क्या होता है, वो ओरिजिन से बनता है, इस तरीके से वो जुड़ जुड़ के आता है, ऐसे बनाते हैं हम। तो ये होता है आपका हिस्टोग्राम और ये होता है आपका बार ग्राफ।
ठीक है, तो डिफरेंस पता चल गया। तो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम, तो बार ग्राफ बनता है हमेशा डिस्क्रीट डेटा के लिए, ये आप याद रखिएगा, और हिस्टोग्राम बनता है कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए। क्योंकि अगर बाय चांस आपको डिफाइन नहीं किया गया उन्होंने कि हिस्टोग्राम बनाना है या बार ग्राफ बनाना है, तो आपको पता हो कि अगर कॉन्टिन्यूअस डेटा है तो आपको हिस्टोग्राम बनाना है, और अगर डिस्क्रीट डेटा है तो आपको बार ग्राफ बनाना है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कुछ नहीं है, जस्ट पहले आप हिस्टोग्राम बना लीजिए। ठीक है, मेरी सीधी लाइंस नहीं बनेंगी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्केल नहीं है, बट आप वहां पे स्केल यूज कीजिएगा, और जो भी बार ग्राफ्स के मतलब ये जो बार्स हैं इनकी डिस्टेंस सेम रखिएगा। तो पहले आप बार ग्राफ बना लीजिएगा, फिर उसके बाद क्या कीजिएगा कि हिस्टोग्राम बना लीजिएगा। उसके बाद हिस्टोग्राम को बीच में से, यहां से जैसे मैंने क्या किया, यहां से इसको, इसका बीच मिडल, फिर इसका मिडल, फिर इसका मिडल, देन उसके बाद स्केल को यूज करते हुए ऐसे, एंड स्केल को यूज करते हुए ऐसे। तो इस तरीके से इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम भी बनता है। तो आप क्या कीजिएगा, जस्ट कुछ नहीं करना है, आप इसको रब कर दीजिएगा बीच में से। ठीक है, ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम बन गया। तो रफली, मतलब रफली नहीं, फीकी पेंसिल से आप हिस्टोग्राम बना के पहले पॉलीगन बना लीजिएगा, फिर पेंसिल वाला रब कर लीजिएगा, वो इजी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका आता है फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी कर्व जो होती है ना और पॉलीगन क्या होता है, कुछ डिफरेंस खास नहीं है। आपने क्या करना है, आपने वैसे ही हिस्टोग्राम बनाना है, जैसे कुछ ये हिस्टोग्राम बना रही हूं मैं। ठीक है, इस तरीके से आपने हिस्टोग्राम बनाना है। तो स्केल की मदद नहीं लेनी है, आपने रफली कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देना है। तो ये होती है रफ लाइन, जब आप बना रहे हो उसे हम बोलते हैं कर्व। जब हम रफ लाइन बनाएंगे तो उसे हम बोलेंगे कर्व। जब हम स्केल के साथ सीधी सीधी लाइंस बना रहे हैं, स्केल के साथ प्रॉपर लाइंस के साथ चल रहे हैं, उसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, तो ये आप ध्यान से कीजिएगा। अगला आपका टॉपिक आता है शेप्स। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स कौन कौन सी होती हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व की। तो हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स होती हैं। ठीक है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। हमारी सबसे पहली कर्व आती है नॉर्मल कर्व। ठीक है, तो नॉर्मल कर्व जो होती है वो कुछ इस तरीके से बनती है, इसे हम नॉर्मल कर्व बोलते हैं। तो जिसकी शेप इस तरीके से बीच में मिडल में हाईएस्ट वैल्यू आएगी उसे हम बोल देंगे फ्रीक्वेंसी कर्व और नॉर्मल कर्व। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड आपकी आती है पॉजिटिव स्क्यूड। पॉजिटिव स्क्यूड कर्व। पॉजिटिव स्क्यूड कर्व किस तरीके की होती है, जिसकी जो हेड है वो इधर की तरफ हो और टेल बन रही हो, पीछे की तरफ टेल बन रही हो, उसे पॉजिटिव स्क्यूड कहते हैं। एक होती है नेगेटिव स्क्यूड। नेगेटिव स्क्यूड की पहले टेल आती है, देन उसका हेड आता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी नेगेटिवली स्क्यूड। थर्ड हो गई। फोर्थ आती है आपकी यू शेप्ड कर्व। जो आपकी एसी कर्व होती थी, है ना, वो यू शेप्ड कर्व थी, तो यू में बन रही है, उसे हम बोलते हैं यू शेप्ड कर्व। अगली आती है आपकी बाई मॉडल कर्व। बाय मॉडल कर्व का मतलब क्या होता है कि आपकी जो कर्व है उसके दो हेड्स बनेंगे, एक ये हेड, एक ये हेड, इस तरीके से कुछ हेड्स बनेंगे, तो उसे हम बोलते हैं बाय मॉडल कर्व। अगली आती है आपकी जे शेप्ड कर्व। जे शेप्ड कर्व का मतलब क्या हो गया कि आपकी कर्व जो है कुछ जे की शेप बना रही है, इस तरीके से। अगली एल शेप्ड या रिवर्स जे शेप्ड, रिवर्स जे या एल शेप्ड। तो एल होगा तो इट मीन्स ये कुछ ये कुछ इस तरीके से होगी, ऐसे उल्टा जी। ठीक है, तो एल भी हम बोल सकते हैं। और जो मल्टी मॉडल होगी, मतलब जिसका कोई डिफाइन ही नहीं कर सकते, वो किसी भी शेप में हो सकती है,
जिगजैग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी आपकी हो गई कर्व्स, डिफरेंट कर्व्स। अगला आपका आता है ऑजाइव। तो हमने अभी पढ़ा था लेस देन और मोर देन में। तो लेस देन का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो सीरीज है वो लेस है, तो CF बन रहा है, तो उसकी जो कर्व बनाएंगे, तो लेस देन वाले की अगर हम कर्व बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं लेस देन ऑजाइव। ठीक है, तो पहले क्या होती है, बड़ी होती है, फिर वो धीरे धीरे कम होती जाती है, उसे हम बोलते सॉरी थोड़ा गलत बोल दिया। जो लेस देन ओजाइव है वो नीचे से शुरू होती है, कम होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है, ये होती है लेस देन ओजाइव। और जो मोर देन होती है वो पहले ज्यादा होती है, फिर लेस होती रहती है, कम होती रहती है, तो उसे हम बोलते हैं मोर देन ओजाइव्स। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को शो करे, जो कर्व या जो ग्राफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को शो करे, उसे हम ओजाइव बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ कुछ नहीं है, दो तरीके का होता है, सिंपल और मल्टीफोल्ड। सिंपल में क्या है, एक डाटा लिया x में, एक डाटा लिया y में, और उसकी हमने एक ऐसे कुछ लाइंस बना दी, तो ये बन गया आपका लाइन ग्राफ। मल्टीफोल्ड में क्या है, एक और हो जाएगा आपका इस तरीके से, तो ये हो जाएगा मल्टीफोल्ड। तो इसमें हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि जो सिंगल लाइन है वो पार्ट ए को शो कर रही है, और जो डॉटेड लाइन है वो पार्ट बी को शो कर रही है, तो इसे हम बोल देते हैं लाइन ग्राफ। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें सबसे पहले हम मीन करेंगे। तो मीन का मतलब क्या होता है, मीन का देखो फॉर्मूले में ही मीनिंग है। तो मीनिंग क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स, फॉर्मूला क्या है, अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो मीन क्या होता है, जब हम टोटल नंबर्स को, उनके टोटल नंबर्स के सम को उसके नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मीन। ठीक है, तो ये आपका मीनिंग आ गया। अब इसकी टाइप्स क्या है, इसे हम एवरेज वर्ड भी बोलते हैं। तो एवरेज दो तरीके की होती हैं, मतलब ऑब्वियसली सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेज बोलते हैं, तो दो तरीके की होती हैं। ठीक है, एक होती है मैथमेटिकल एवरेजेस, ठीक है, एक होती हैं आपकी पोजिशनल एवरेजेस। ठीक है, जो मैथमेटिकल एवरेजेस होती हैं उसमें हमारी तीन टाइप्स आती हैं। आपको सिर्फ मीन है, दैट इज अरिथमेटिक मीन। ठीक है, और जो बाकी दो हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि क्या नेम है। एक है हार्मोनिक मीन, एक है आपका ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, और पोजिशनल वैल्यूज भी आगे तीन टाइप्स में डिवाइडेड है। एक होता है मीडियन, एक होता है मोड, और एक आती है आपकी पार्टीशन वैल्यूज। ठीक है, तो पार्टीशनल वैल्यूज जो होती हैं वो आगे तीन तरीके के होते हैं, दैट इज क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड डिसाइल। ये आपकी टाइप्स है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी आएंगी एवरेजेस में। तो हमारा यहाँ पे हम अभी तो कर रहे हैं सिर्फ मीन के बारे में, अरिथमेटिक मीन में। अगली स्लाइड में हम करेंगे मीडियन वगैरह के बारे में सारी चीजें। ठीक है, तो मीन क्या क्या होता है, सबसे पहला फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया आपको, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो इसके मेथड जो हैं, तो हमारे पास पहले तो सीरीज आपको पता है हमारी सीरीज क्या होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस। तो तीन सीरीज है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास एक ही फॉर्मूला लगता है, दैट इज सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो मीन को हम बार एक्स से डिनोट करते हैं, और इसको हम लिखते हैं समीशन एक्स अपॉन एन। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, समीशन एक्स का मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स। ठीक है, बार एक्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ये इंडिविजुअल होती है। अब डिस्क्रीट सीरीज की अगर बात करें, तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, हमारे पास एक्स भी होता है और फ्रीक्वेंसी भी होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की एक टाइप है। तो इसमें बार एक्स निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, एक है आपका शॉर्टकट मेथड, ठीक है, एक है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, हम समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ कर देंगे। एफ मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उनका सम,
एफ एक्स मतलब हमारे पास जो x है और f है उसको मल्टीप्लाई कर दो और उसका टोटल कर दो वो, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। अब शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड में हम इसमें dx निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास शॉर्टकट मेथड का पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन समीशन एफ। अब dx क्या होता है, dx क्या होता है x माइनस ए। तो हमारे पास मान लीजिए टर्म्स है 20, 30, 40। तो इसमें से मैंने कोई भी एक मान लिया, ये a है, ठीक है, कुछ भी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। तो dx क्या होता है x माइनस ए, यानी 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 is 0 एंड 30 माइनस 40 माइनस 30 is 10। तो इस तरीके से हम dx निकाल लेंगे। देन उसके बाद हम f को dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो f dx आ जाएगा। तो a प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन समीशन एफ आपका होता है शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अब आपकी बारी आती है स्टेप डेविएशन मेथड की। तो स्टेप डेविएशन मेथड कुछ नहीं है, जस्ट एक एडवांस्ड वर्जन है शॉर्टकट का। तो इसमें क्या आता है, बार एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ डी एक्स डैश अपॉन समीशन एफ इंटू एच, ठीक है। तो इसमें हम dx डैश निकालते हैं dx से, वो क्या होता है आपका dx डिवाइडेड बाय h। अब h क्या होता है, h होता है कॉमन डिफरेंस या हाइट जो इनका डिफरेंस है। तो 10 और 20 का डिफरेंस 10 है, 20 और 30 का डिफरेंस 10 है, 30 और 40 का डिफरेंस 10 है। तो h क्या हो गया हमारा 10। तो मैं क्या करूंगी, अब dx को 10 से डिवाइड कर दूंगी। तो dx इज माइनस 20 अपॉन 10 इज माइनस 2, minus 10 upon 10 is minus 1, 0 upon 10 is 0 and 10 upon 10 is 1। तो ये आपका dx डैश आ जाएगा। फिर मैं इसको f से मल्टीप्लाई करके f dx डैश निकालूंगी एंड उसको पुट कर दूंगी। तो ये आपका डिस्क्रीट में फॉर्मूला होता है। अगली आपकी आती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपका क्या होता है, सेम तीनों मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। अब मैं आपको एक एक एग्जांपल्स के साथ मतलब थोड़ा थोड़ा एग्जांपल्स दे रही हूँ। देखो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स नहीं मैं सारे करवा सकती हूँ, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स दे सकती हूँ कि किस तरीके से आपको फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। आप फॉर्मूलाज को स्क्रीनशॉट करके या फॉर्मूलाज को एक पेज पे लिख लीजिएगा ताकि आपको फायदा रहे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक क्लास इंटरवल होता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40 एंड उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है समथिंग गिवन, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है m यानी मिड वैल्यू निकालो। तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, मिड वैल्यू इज इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो जो सबसे बड़ी वाली लिमिट होती है सेम क्लास इंटरवल की, उसे हम अपर लिमिट बोलते हैं और छोटी वाली को लोअर लिमिट। तो ये आपका आ जाता है 10/2, तो ये 5 आ जाएगा। तो इट मींस मिड वैल्यू 5 आ गई। इन दोनों को प्लस करोगे 30/2 इज 50। तो इस तरीके से आपको ये सारी मिड वैल्यूज निकल जाएंगे। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में होता है समीशन एफ एम अपॉन समीशन एफ, मतलब एफ को एम से मल्टीप्लाई कर दो फिर उसका सम कर दो और समीशन एफ से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये आपका होता है डायरेक्ट में, ठीक है। शॉर्टकट में क्या होता है, शॉर्टकट इज सेम a प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन समीशन एफ। अब ये dx कैसे निकलेगा, अब dx क्या है, मान लीजिए ये m नहीं है ये x है, ठीक है। तो x माइनस a, वही फॉर्मूला यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ पे 35। तो इनमें से कोई भी a मान लीजिए, ठीक है, और dx निकाल लीजिए, फिर वही सेम स्टेप्स फॉलो। इसी तरीके से स्टेप डेविएशन में भी सेम है, ठीक है। डेविएशन में सेम ही चीज है, दैट इज a प्लस समीशन एफ डी एक्स डैश अपॉन समीशन एफ इंटू एच। तो इसमें डी एक्स डैश जब निकालोगे तो जैसे ये आपका आता है -20 -10 0 10। तो dx डैश में क्या कर दोगे, क्या इनका डिफरेंस क्या है, देखो ध्यान से 10 10 10 10, इनमें 10 10 सब में। तो आप dx डैश क्या करोगे, dx अपॉन 10 दैट इज h।
तो सेम -2 -1 0 1, तो इसको f से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। ये आपका आता है मीन का, जो आपके अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है, अलग अलग सीरीज में, तो इसको ध्यान से लगाना है, ठीक है। ये आपका आ गया। अब आप क्या करोगे, इसमें अगला आपकी आती है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में ही आपकी कुछ चीजें हैं आपको जो याद रखनी है। तो मैं एक सेकेंड इसको इरेज कर दूं, फिर आपको इजी हो जाएगा समझना अच्छे से, ठीक है। हाँ जी, तो आपकी प्रॉपर्टीज मीन की, तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, दैट द सम ऑफ डेविएशंस taken from mean are equal to 0, ठीक है। मतलब मेरे पास अगर कोई x है 10 20 30 40, तो मैं इसका मीन निकाल रही हूँ, सम ऑफ टर्म्स 4 3 7 7 एंड 3 10, तो 100 आ गया। 100 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 4, तो इट इज 25। तो मैं क्या कर रही हूँ, डेविएशंस ले रही हूँ मीन से, x माइनस मीन कर रही हूँ। तो 25 माइनस 10 इज sorry 10 minus 25 is minus 15, 25 minus 20 is minus 5, 30 minus 25 is 5 and 40 minus 25 is 15, positive 15। तो जब मैं इसका सम करूंगी ये 0 ही आएगा। तो ये कहना चाह रहा है कि सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये आपका हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड आपकी आती है दैट मीन इज डिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ठीक है। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ओरिजिन एंड स्केल का मतलब क्या है, अगर मैं किसी x वैल्यूज में 5 को प्लस कर रही हूँ तो मीन में भी 5 प्लस हो जाएगा। किसी x वैल्यूज में 5 माइनस कर रही हूँ तो मीन में भी 5 माइनस हो जाएगा। अगर किसी x वैल्यूज को 5 से डिवाइड कर रही हूँ तो मीन भी 5 से डिवाइड हो जाता है। एंड किसी x वैल्यूज को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 5 से, तो x भी मीन भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब स्पेसिफिक 5 नहीं, किसी भी नंबर से अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगी तो यहाँ पे भी चेंज आएगा। मैं जस्ट 5 से आपको एक एग्जांपल देके बता रही, ठीक है। 5 अगर प्लस हो जाता है तो यहाँ पे 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी चीज में अगर हम x में सेम नंबर को बार बार प्लस कर रहे हैं तो मीन में प्लस हो जाएगा, एंड सेम नंबर को माइनस करें मीन में माइनस हो जाएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है कि अगर आपके पास दो सीरीज है x1 एंड x2 और टोटल उनका मीन निकालना है तो उसे हम बोलते हैं कंबाइंड मीन, तो वो भी निकाला जाता है। तो इसमें आता है n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं आपको पेपर में। तो मान लीजिए कि आपके पास जो मीन 1 है, मान लीजिए दिया हुआ है 50 एंड मीन 2 दिया हुआ है 48, और इसमें 10 टर्म्स है और इसमें लगा लीजिए 5 टर्म्स है। तो अगर आप इस फॉर्मूला को, मतलब ये मीन है और ये n है, n1 है और ये n2 है, तो इसको अप्लाई कर दीजिए तो आपका फॉर्मूला आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये आता है आपका कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। तो ये आपकी होती है प्रॉपर्टीज। उसके अलावा लास्ट जो आपका टॉपिक मीन में बचता है दैट इज ऑफ करेक्टेड मीन। तो कई बारी क्या हो जाता है कि आपको कुछ वैल्यूज दी होती हैं, क्वेश्चन में क्या कहा होता है कि आपके पास ये वैल्यूज थी एंड जब एग्जामिनर ने उसको चेक किया तो गलत लगा दी। तो मतलब मान लीजिए कि मीन आपके पास 50 है, तो उसने क्या किया कि कुछ वैल्यूज थी जो करेक्ट वैल्यूज, मतलब जो वैल्यूज थी वो 5 और 15 थी, तो उसने गलती से इसकी जगह पे 3 और 18 लगा दिया। तो आप क्या करोगे, इसमें कुछ स्टेप्स है, हमेशा याद रखिएगा। फर्स्टली हम, ये क्या है, इनकरेक्ट मीन है हमेशा, क्योंकि हमें जो दिया होगा वो इनकरेक्ट होगा, हमें करेक्ट निकालना होगा। तो फर्स्टली समीशन इनकरेक्ट निकाल लीजिए, तो उसका फॉर्मूला होता है मीन जो इनकरेक्ट दिया हुआ है उसे n से मल्टीप्लाई करो। तो मैं भूल गई यहाँ पे, मान लीजिए n 10 है, तो हम क्या करेंगे 50 इंटू 10 कर देंगे, तो ये 500 आ जाएगा।
सेकेंड स्टेप आपका आता है कि आप समीशन x को करेक्ट को निकाल लीजिए। तो करेक्ट का फॉर्मूला है, जो समीशन हमने इनकरेक्ट निकाला है उसमें से करेक्ट वैल्यूज को प्लस कर लो और इनकरेक्ट वैल्यूज को माइनस कर दो। ठीक है, तो मतलब 500 में हम 5 और 15 को प्लस कर लेंगे और 3 और 18 को माइनस कर देंगे। तो ये आपका कुछ 499 आएगा। हाँ, 499 आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, अब थर्ड स्टेप आता है जो करेक्ट मीन है वो निकालना। तो जो समीशन करेक्ट आया है उसको हम n से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 499 को 10 से डिवाइड कर दो तो 49.9 आ जाता है। तो इस तरीके से आप करेक्ट मीन निकाल सकते हो। तो ये आपका हो गया सारा मीन का। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है मीडियन का। तो मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडल वैल्यू। ठीक है, मिडल वैल्यू, मीडियन ऑलवेज लाइज इन द मिडल। तो मीडियन क्या है, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इंडिविजुअल सीरीज में हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है कि पहले हम इसे अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज को, फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, n+1/2th टर्म। ठीक है, ये होता है हमारा मीडियन। जैसे मान लीजिए 2 4 3 2 4 5, ये है हमारे पास वैल्यू। तो मैं इसको सबसे पहले अरेंज कर लूंगी। तो 2, 2, 3, 4, 4, 5 मैंने इसको अरेंज कर लिया। अब ये कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एक और वैल्यू ले लेते हैं, चलो 6 ले लेते हैं तो हमारी 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हो गई। तो 7+1/2 ये हो गया आपका 8/2। तो ये फोर्थ टर्म आएगी आपकी मीडियन। तो 1 2 3 4 फोर्थ टर्म आपकी है होगी है मीडियन हो गई है। मैंने एक और वैल्यू क्यों ली थी, अब मैं आपको रीजन बताती हूँ। तो अब लीजिए, इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, 6 टर्म्स है। 6+1/2 इज 7/2। 7/2 इज मतलब 3.5। ठीक है, तो 3.5, अब 3.5 कैसे निकालोगे, तो या तो थर्ड टर्म होनी चाहिए या फोर्थ टर्म होनी चाहिए। तो अब 3.5th टर्म कैसे निकालोगे आप, कि क्या करो, थर्ड और फोर्थ टर्म को प्लस कर दो। यानी वैसे तो मेरी थर्ड और फोर्थ टर्म 3 और 4 ही है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपके लिए, 5 और 8 भी हो सकता है। तो थर्ड और फिफ्थ टर्म को क्या कर दो, प्लस कर दो और उसे 2 से डिवाइड कर दो। तो जो आंसर आएगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। तो डायरेक्ट पिक इसमें नहीं कर सकते जब हमारे पास इवन सीरीज है। जब ऑड सीरीज है तब हम इसे पिक कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल सीरीज का कि n+1/2th टर्म। इसी तरीके से हमारा डिस्क्रीट सीरीज का भी n+1/2th टर्म ही होता है फॉर्मूला। तो इसमें डिफरेंस क्या है डिस्क्रीट सीरीज में, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लीजिए आपके पास 10 20 30 40 ये है एंड फ्रीक्वेंसी 2 4 3 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम CF निकालते हैं। तो ये आ गया 4 2 6 9 एंड 14, ये आपका CF आ गया। तो n हमारा होता है 14 जो CF का लास्ट होता है। तो 14+1/2 दैट इज 15/2, ये आता है आपका 7.5। तो अब हमने देखना है कि 7.5 कहाँ तक लाई कर सकते हैं। तो 9 के पहले लाई करेगा, तो ये आपका आता है मीडियन क्लास। तो इट मीन्स आपका मीडियन क्या हो जाएगा, 30 आपका मीडियन हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्क्रीट सीरीज में। अब आपकी बारी आती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे चलेंगे हम, कॉन्टिन्यूअस में थोड़ा फॉर्मूला होता है आपका। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो n/2, अब यहाँ पे n+1 था तो इसमें n/2 बन गया। तो मान लीजिए हमारा क्या है क्वेश्चन, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40 और इसकी फ्रीक्वेंसी 2 3 4 5, सॉरी सेम ही हो गया इसका, तो कुछ और ले लेते हैं, 3 5 2 एंड 4, कुछ ऐसे करके ले लेते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी बन जाएगी हमारी। CF हमारा फिर प्लस कर लो, 3 8 10 14। तो ये 14/2 लेंगे हम,
तो ये 7 आ जाता है, n/2 क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। तो 7 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, मान लीजिए ये रहा है ना, 8 से छोटा है तो यहाँ पे लाई करेगा। तो हमारे पास मीडियन क्लास होगी 10 to 20। तो L क्या होता है, लोअर लिमिट यानी 10। तो 10 प्लस n/2 कितना आया था हमारा, 7 आया था। 7 माइनस CF क्या होता है, इससे ऊपर वाला यानी 3, और F क्या होता है, जो इसी में लाई करता है, दैट इज 5, इंटू H क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 10। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 10 प्लस 7 माइनस 3 होता है आपका 4, 4 इंटू 2 इज 8, तो आपका 10 प्लस 8 इज 18, तो 18 आपका मीडियन बन जाएगा। तो ये आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला होता है, और जो आपको ध्यान में रखना है, अप्लाई ऐसे ही करना है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, अब ये मीडियन तो हो गया, बट मीडियन के अलावा हमारी जो पार्टीशनल वैल्यूज थी, हमने पोजिशनल वैल्यूज थी, वो भी हमने करनी है। तो क्या कीजिए, देखो मीडियन और क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। मीडियन क्या करता है, मान लीजिए ये डाटा है, इसको हाफ, 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, n+1/2 या n/2 लिखते हैं। ठीक है, बाकी फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, बाकी चीजें मतलब जो मीडियन वाला फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस में है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, वो तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो ये मीडियन का हो गया। क्वार्टाइल क्या करता है, क्वार्टाइल क्या करता है, ये डाटा है तो इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करता है। इट मीन्स हमारा क्वार्टाइल क्या होता है, क्वार्टाइल ये होता है हमारा क्वार्टाइल 1, इसमें आता है क्वार्टाइल 2 एंड इसमें आता है क्वार्टाइल 3। तो इस तरीके से क्वार्टाइल 3 होते हैं, 4 हिस्सों में डिवाइड करता है ये हमारे डाटा को, 1 2 3 एंड 4, सॉरी एक हिस्सा बनाना भूल। तो इसको इसलिए n+1/4 आएगा या n/4 आएगा जब हम क्वार्टाइल 1 निकाल लें। क्वार्टाइल 2 निकालेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू n+1/4 एंड 2 इंटू n/4। अगर हम क्वार्टाइल 3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू n+1/4 एंड 3 इंटू n/4। बाकी सारा फॉर्मूला यहाँ पे चेंज आ जाएगा, n वाली टर्म में चेंज आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं परसेंटाइल की बात कर रही हूँ, तो ये डाटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसमें फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, n+1/100 या n/100। तो अगर मैं P10 निकालूंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 n/100। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब जहां जो नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो, और बाकी फॉर्मूला सेम वैसे ही लगा दो, और n/2 वाली जगह पे ये वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है परसेंटाइल। डिसाइल का मतलब क्या होता है, 10 पार्ट्स में डिवाइड करना, तो वो 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसमें फॉर्मूला आ जाएगा n+1/10 या n/10। तो अगर मैं D2 निकाल रही हूँ तो इट मीन्स 2, सॉरी D2 निकाल रहे हो तो 2 मल्टीप्लाई बाय n+1/10 या 2 मल्टीप्लाई n/10। तो ये लग जाएगा, इसमें पुट हो जाएगा और बाकी सारा फॉर्मूला सेम हो जाएगा। तो इट मीन्स ये वाला फॉर्मूला तो आपने लर्न करना ही करना है, बस इसमें n/2, n/4, 3n/4, 2n/4, ठीक है, n/10, 2n/10, 5n/10, कुछ भी हो सकता है। तो ये n वाली वैल्यू को आपने चेंज करना है। ये हो गया आपका मीडियन या पोजिशनल वैल्यूज। अब आपका आता है मोड। तो मोड का मतलब होता है फैशन। ठीक है, फैशन मतलब जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम अकर कर रही है, मैक्सिमम अकरिंग फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं मोड। ठीक है, तो मैक्सिमम अकरिंग फ्रीक्वेंसी इज मोड। तो इंडिविजुअल सीरीज में हमारा जो मेथड लगता है वो इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड का मतलब है कि हम सिर्फ देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल सीरीज में 2 2 4 3 2 4 3 4 5 ये दिया हुआ है। तो कितनी बार 2 रिपीट कर रहा है, 1 2 3, 3 टाइम्स 2 रिपीट कर रहा है। एक मिनट, 2 एक और बार लीजिए, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2, 2 कितनी बार रिपीट किया, 4 टाइम्स। ठीक है, फिर 3 3 कितनी बार रिपीट किया, 2 टाइम्स। ठीक है, फिर 4 1 2 3
4 कितनी बारी रिपीट किया 3 टाइम्स, एंड 5 कितनी बारी रिपीट किया 1 टाइम। तो मोड क्या हो गया हमारा 2। तो 2 मोड के लिए सिंबल आता है z, ठीक है। तो मोड हम z से डिनोट करते हैं, तो z क्या हो गया हमारा सीधा सीधा 2 हो गया। तो ये होता है बाय इंस्पेक्शन मेथड। हमने सिर्फ देखा, देख के सीधा हमने बता दिया कि ये मोड है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं बाय इंस्पेक्शन। अब डिस्क्रीट सीरीज में हमारा दो तरीके का मेथड लगता है। एक होता है बाय इंस्पेक्शन ही, ठीक है। एक आता है आपका ग्रुपिंग मेथड। तो पहले मैं बाय इंस्पेक्शन बता देती हूँ, ग्रुपिंग मेथड भी इंपॉर्टेंट, ग्रुपिंग मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए 2 4 6 एंड 7 है, तो 2 आ रहा है आपका 3 टाइम्स, 4 आ रहा है आपका 5 टाइम्स, 6 आ रहा है आपका 10 टाइम्स एंड 7 आ रहा है 3 टाइम्स। तो आपको ध्यान से देखो, तो 10 सबसे बड़ा है, तो 10 के सामने 6 है, तो 6 क्या हो गया मोड हो गया आपका, मोड क्या हो गया 6। ये होता है बाय इंस्पेक्शन मेथड। अब ग्रुपिंग टेबल की अगर बात करें, ठीक है, तो ग्रुपिंग टेबल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जो आपको पेपर में आएगा और बहुत जरूरी मेथड है, ठीक है। तो ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल इसमें बनता है। तो सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल में आपको बनाना सिखाती हूँ। तो आपने क्या लेना है, कुछ भी एक्स सीरीज लेनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट मान लेना है, फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट मान लेना है ब्लॉक, फिर सेकंड ब्लॉक। इसमें 6 ब्लॉक्स बनते हैं, 6 कॉलम्स बनते हैं, ठीक है। तो इसमें 6 कॉलम्स बनेंगे ही बनेंगे। पहले 6 कॉलम्स बना लो ऐसे, 3 4 5, एक्स को नहीं लेना कोई भी कॉलम, ठीक है। 6 एक्स के अलावा 6 कॉलम्स बनेंगे। तो फर्स्ट कॉलम तो होता है आपका फ्रीक्वेंसी वाला ही, सेकंड कॉलम होता है 1 + 2, फिर होता है आपका 2 + 3, फिर आता है आपका 1 + 2 + 3, फिर आता है आपका 2 + 3 + 4, फिर आपका आता है 3 + 4 + 5। तो ध्यान से देखिए, 1 + 2 2 + 3, पहले 1 और 2 को, फिर 2 और 3 को, फिर तीनों को इकट्ठा कर दो 3 तक, 1 + 2 + 3, फिर एक को छोड़ दो, फिर 2 + 3 + 4, फिर उसमें से एक को छोड़ दो, फिर 3 + 4 + 5, इस तरीके से। तो अब मैं जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, 2 3 4 5 6 एंड 7 है, फ्रीक्वेंसी है 4 2 3 5 8 एंड 2, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 1 + 2, सबसे पहले 1 + 2, तो 1 + 2 मतलब पहले दो को प्लस कर लीजिए, ठीक है। 4 + 2 = 6, फिर अगले दो को प्लस कर लीजिए, ये 8 आ गया, ये 10 आ गया, ठीक है। फिर 2 + 3 मतलब 1 को भूल जाइए, फर्स्ट टर्म को भूल जाइए, बाकी दो टर्म्स को, बाकी दो टर्म्स 2 + 3 यानी 5, बाकी दो टर्म्स ये दोनों होगी, तो 5 और 8 कितना होता है आपका 30। फिर उसके बाद 1 + 2 + 3 मतलब पहली तीन टर्म्स को, तो 4 + 2 + 3, तो ये आपका हो गया 9। अगली तीन टर्म्स 8 + 2 + 5 यानी 5 + 8 + 2 दैट इज 15, ठीक है, अगली तीन टर्म्स। फिर उसके बाद पहली टर्म को भूल जाइए, एंड उसके बाद 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4th टर्म, तो 2 + 3 5, 5 + 5 10, तो ये आपका आ जाएगा 10। अब मेरे पास तीन टर्म्स बची नहीं, इसलिए मैं और कुछ नहीं कर सकती, तो अगले में आपको अगली भी भूल जानी है। तो बचा क्या, 3 + 4 + 5 दैट इज 3 + 5 8 एंड 8 + 8 इज 16, तो ये आपका आ गया 16। तो इसमें से अब हमारा अगला स्टेप होता है मैक्सिमम को सर्कल कर लो। तो इसमें मैक्सिमम 8 है, इसमें मैक्सिमम 10 है, इसमें मैक्सिमम 13 है, इसमें 15 है, इसमें है ही 10 है, इसमें 16 है। तो ऐसे हमने कर लेना है। फिर हमने बनाना है एनालिसिस टेबल, ठीक है। जब हमने एनालिसिस टेबल बनाना है, फिर हमने एक्स उतार लेना है, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, वैसे ही बना लेना है। फिर टोटल लिख देना है, इसमें हमने टोटल लिखना है। अब हमने क्या करना है, जो हमारी सर्कल्ड वैल्यूज हैं उनके लिए टिक लगाने हैं। अब 8 किसके सामने है, 6 के सामने टिक लगा लो। 10 किसको बन के बना था, 6 और 7 को, तो 6 और 7 के सामने टिक लगा लो। 13 किसको मिला के बना था, 13 हमारा 5 और 8 को मिला के बना था, तो 5 के सामने और 8 के सामने टिक लगा लीजिए। 15 किसको बना था, 5 6 और 7 को, मतलब 5 8 और 2 को मिला के बना था, ठीक है। तो हम 5 6 और 7 के आगे टिक लगा रहे हैं, 5 6 और 7 के आगे।
अब 10 कैसे बना था हमारा? 10 हमारा बना था 3, 2 और मतलब 3, 4 और 5 को मिला के। तो 3, 4 और 5 को ऐसे कर लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आपका अगला बन जाएगा 16, ये आपका बना था 5, 6 और 7 को मिला के, 5, 6 और 7 को मिला के। अब क्या कर लीजिए, इसको टोटल कर लीजिए। तो पहले 0, फिर 1, फिर 3, फिर आपकी 4 आएंगी, ठीक है। एक मिनट, 1, 2, 3, 4, 5 थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो आप कर लीजिएगा। 5 आएंगी, फिर 4 आएंगी। तो इस तरीके से, तो 5 के सामने क्या है आपका 6 है, तो 6 आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो मोड क्या हो जाएगा, 6। तो इस तरीके से आप ये ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास प्रॉपर नहीं था, तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा कि आपका कितना आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगला आपका आता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल बनता है, बट इनको बनाने के बाद आपका एक फॉर्मूला भी लगता है, क्योंकि आपके पास एक मॉडल क्लास निकल के आती है। मॉडल क्लास, क्लास का मतलब जैसे 10 to 20 वाली क्लास आ गई, तो अब इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, मान लीजिए 5 है। तो अब ये डायरेक्ट हम इसको नहीं बोल सकते, तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा L plus F1 minus F0 upon 2 times F1 minus F0 minus F2 into H। तो मान लीजिए जैसे 0, 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 है आपके पास, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी है आपके पास 2, 5, 3, 2, 4, ठीक है। तो जो मेरी मॉडल क्लास है, मान लीजिए ये आई है मेरी मॉडल क्लास 10 to 20 की, तो ये होगा F1, इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2। बस वैल्यूज पुट करनी है एंड इसको सॉल्व कर देना है। तो ये आपका आ जाता है, क्या आता है आपका मॉडल मोड निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपका हो गया। एक आपका स्क्यूनेस वाला होता है फॉर्मूला। स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है, बाय चांस आपके पास, आपको डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि मोड कैसे निकालें, और आपके पास कुछ मीन और मीडियन दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या करोगे, z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन लगा दोगे। मतलब मोड is equals to 3 times median minus 2 times mean। इस तरीके से आप इसको लगा दोगे तो ये आपका स्क्यूनेस यानी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मोड आ जाएगा। तो ये आपका हो गया मोड। हाँ जी, नेक्स्ट आपका टॉपिक है कोरिलेशन। तो कोरिलेशन वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा, कोरिलेट, आपस में रिलेट करना। तो जब हम दो वेरिएबल्स में आपस में कोई रिलेशन को फाइंड करते हैं, उसे हम कोरिलेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप क्रॉक्सटन एंड काउडन की कर सकते हो। व्हेन द रिलेशनशिप इज ऑफ क्वांटिटेटिव नेचर, द एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टूल for discovering and measuring the relationship and expressing it in a brief formula is known as correlation। तो इसमें आपकी देखो बेसिक चीजें क्या आई हैं कि क्वांटिटेटिव नेचर, पहली चीज क्या है, ये क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो मेजर करता है, डिस्कवर करता है रिलेशनशिप को, ठीक है। मेजर रिलेशनशिप किसमें, और एक्सप्रेस करता है एक फॉर्मूला में, ठीक है। मेजर करता है, डिस्कवर करता है और एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप को ये क्या करता है, बताता है, किसमें, दो चीजों में, दो वेरिएबल्स में, उसे हम बोलते हैं कोरिलेशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया कोरिलेशन का। आगे आपका आते हैं इसकी कोरिलेशन की, कि ये कोरिलेशन होता क्या क्या है। एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, नाम से ही पता चल रहा है कि जब हमारा कोरिलेशन मतलब वेरिएबल्स में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है और एक के कम होने से दूसरा भी कम हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन,
ठीक है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब हम जान सकते हैं लॉ ऑफ सप्लाई से। एक तरफ प्राइस है, एक तरफ सप्लाई है। ठीक है, तो हमें पता है प्राइस के बढ़ने से सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और प्राइस के कम होने से सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इट मीन्स प्राइस और सप्लाई में क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसी तरीके से अगर वेरिएबल्स में नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है और एक के कम होने से दूसरा बढ़ रहा है। तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं प्राइस और डिमांड की। ठीक है, तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और प्राइस के कम होने से डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन। तो नेगेटिव कोरिलेशन है हमारे प्राइस और डिमांड में। उसके बाद आता है लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब कि अगर मेरे एक वेरिएबल में जैसे 2 का टेबल चल रहा है, 2 4 6 8 10, और दूसरे वेरिएबल में मेरा 5 का टेबल चल रहा है, 5 10 15 20 25, तो इट मीन्स दो इनमें सेम चेंज आ रहा है, सेम चेंज को हम बोलते हैं लीनियर रिलेशन। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम नॉन लीनियर की बात करें तो नॉन लीनियर का मतलब होता है कि x में अगर हमारे 2 का टेबल है, 2 4 6 8 10, ठीक है, और y में हमारा क्या है, कभी 3 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है, कभी 12 आ रहा है, कभी 18 आ रहा है, और कभी 25। तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे 4 का चेंज, यहाँ पे कितना चेंज है हमारा, 5 का चेंज है, यहाँ पे हमारा कितना चेंज है, 6 का चेंज है। ठीक है, तो हमारे कोई ऐसा सेम नहीं, यहाँ पे 2 2 का चेंज है बट यहाँ पे सेम चेंज नहीं आ रहा है, इसीलिए ये नॉन लीनियर रिलेशन, मतलब जितना चेंज आना चाहिए उससे कई बार ज्यादा आ रहा है या कई बार कम आ रहा है चेंज। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, ये आपका हो गया लीनियर एंड नॉन लीनियर का, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन का। उसके बाद इसकी जो मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट है, जो थेरेटिकल पॉइंट है, वो है इसकी डिग्रीज। तो डिग्रीज में आपकी आती है या तो परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, हाईली कोरिलेटेड, ठीक है, मॉडरेटली रिलेटेड, लोअर कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, इस तरीके से हमारी अलग अलग वैल्यूज आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिग्रीज में डिवाइड करते हैं। डिग्रीज आती हैं आपकी पॉजिटिव वाली और नेगेटिव वाली। ठीक है, पहले ये देख लीजिए। तो हमारी पहली होती है परफेक्ट पॉजिटिव। परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, पहले तो आपको ये है, आर जो है हमारे या तो +1 होता है या प्लस -1 होता है, या इसके बीच में कोई भी वैल्यू होगी, मतलब ये +1 से -1 तक लाई करेगा। तो परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब है कि आर की वैल्यू 1 आ रही है, पॉजिटिव +1 आ रही है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, सेकंड आपका आता है हाईली कोरिलेटेड। हाईली कोरिलेटेड का मतलब हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड, यहाँ पे हमें सिर्फ पॉजिटिव वाली बात करें तो हाईली पॉजिटिव का मतलब है हमारी वैल्यू क्या है, 1 से लेके 0.75 में लाई करेगी, उसे हम बोलते हैं हाईली पॉजिटिव। सेकंड आपका आता है मॉडरेटली पॉजिटिव कोरिलेशन, मॉडरेट कोरिलेशन। तो इसमें हमारी वैल्यू जो है वो 0.75 से लेके 0.25 के बीच में लाई करेगी, तो उसे हम बोलते हैं मॉडरेट। फोर्थ आता है हमारा लो कोरिलेटेड। ठीक है, लो कोरिलेशन है, लो मतलब बहुत कम है, कोरिलेशन है ही नहीं है एक तरीके से। तो ये आता है 0.25 से लेके 0 तक, जितनी भी वैल्यूज आ सकती है पॉजिटिव वाली वो। यही अगर हम नेगेटिव में बात करें तो हाईली नेगेटिव में हमारा 1 to -0.75 के बीच में। ठीक है, मॉडरेट वाला हमारा आएगा -0.7 से -0.25 के बीच में, और लो कोरिलेटेड में आएगा -0.25 से 0 के बीच में। एंड एक तीसरा हमारा होता है दैट इज व्हेन द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल्स टू 0, जिसे हम बोलते हैं नो कोरिलेशन, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या होगा ही नहीं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं नो कोरिलेशन। ठीक है, तो ये आ गई आपकी अलग अलग डिग्रीज जो इसकी वैल्यू पे डिपेंड करती हैं, कि अगर वैल्यू ज्यादा होगी तो हाई कोरिलेटेड है, अगर वैल्यू कम होगी तो लो कोरिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी आपकी डिग्रीज आ जाती हैं।
नेक्स्ट आता है आपका स्कैटर डायग्राम। ये एक तरीके का मेथड है जो कि बनाया गया था कैलकुलेट करने के लिए इजीली कोरिलेशन कैसे हो सकता है। तो स्कैटर डायग्राम नाम ही बता रहा है, डायग्राम है ये। डायग्राम मतलब हमने क्या करना है, चार्ट बनाना है, ग्राफ बनाना है, किसका, डेटा का। ग्राफ बनाना है डेटा का। तो x एक्सिस पे x की वैल्यू ले लेंगे, y एक्सिस पे y की वैल्यूज ले लेंगे, ठीक है। उसके बेसिस पे हम ग्राफ बनाएंगे। अगर तो हमारी डॉट्स जो हैं कुछ इस तरीके से चल रही हैं तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव है और परफेक्ट है, ठीक है। और अगर हमारी डॉट्स जो हैं वो कैसे चल रही हैं, ऐसे नीचे की तरफ चल रही हैं, तो ये भी, ये नेगेटिव है और परफेक्ट है। परफेक्ट ये भी है पर नेगेटिव है क्योंकि नीचे की तरफ जा रही है। अगर हमारी डायग्राम में वैल्यूज कुछ इस तरीके से थोड़ी स्कैटर्ड है पर ये नीचे की तरफ शो कर रही है तो इसे हम नेगेटिव बोलेंगे, बट हम परफेक्ट नहीं बोलेंगे। इसी तरीके से अगर हमारी वैल्यूज थोड़ी स्कैटर्ड हैं पर ऊपर की तरफ को जा रही हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे ये ऊपर की तरफ को जा रही हैं, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट वर्ड नहीं आएगा। पर अगर हमारी डायग्राम कुछ इस तरीके से है, थोड़ी फैली हुई है, तो हमें कोई भी पता नहीं चल रहा कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, हमारे पास कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो इसे हम बोलेंगे नो कोरिलेशन। कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं स्कैटर डायग्राम। तो ये हो गया हमारा डायग्रामेटिक वे में जब हम डिफाइन करते हैं कि कोरिलेशन कैसा होता है। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका होना चाहिए और आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए, वो है आपका कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। क्योंकि कार्ल पियर्सन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये तो आप गारंटी लगा लो, ठीक है। तो कार्ल पियर्सन का क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स का भी आएगा, 5 का भी हो सकता है। मतलब कार्ल पियर्सन का क्वेश्चन आपका कोरिलेशन का आता ही है, ठीक है। तो कार्ल पियर्सन में, ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो आपका पहला मेथड जो है दैट इज ऑफ एक्चुअल मीन मेथड। तो आर क्या होता है, समीशन एक्स वाई स्मॉल वाला, रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ समीशन वाई स्क्वायर। स्मॉल एक्स क्या होता है, एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स, और स्मॉल वाई क्या होता है, y माइनस मीन ऑफ y। तो पहले मीन निकालो, उससे डेविएशंस ले लो, उनका सम ले लो, उनका स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें लेकर आप क्या कर दोगे, r निकाल लोगे। सेकंड आपका डायरेक्ट मेथड आता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट की जगह सीधा स्टेप डेविएशन मेथड बताऊंगी क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड ही आपका मोस्टली यूज होता है। तो n समीशन dx डैश dy डैश माइनस समीशन dx डैश समीशन dy डैश डिवाइड बाय स्क्वायर रूट n समीशन dx डैश का स्क्वायर, ठीक है, डैश स्क्वायर। ये ऑलरेडी स्क्वायर्ड वैल्यू होगी, मतलब आपको ये लेने की जरूरत नहीं है। माइनस ऑफ समीशन dx डैश का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ n समीशन dy डैश स्क्वायर माइनस समीशन dy डैश का स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर्ड वैल्यू होगी और यहाँ पे जो सिंपल वैल्यू है वो डाल के उसका स्क्वायर करना होगा। यहाँ पे स्क्वायर्ड का सम है और यहाँ पे वैल्यू सिंपल वाली का टोटल करके उसके बाद उसका स्क्वायर करना है। तो इस तरीके से आपका ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, याद रखिएगा, ये दोनों यूज होते हैं, ठीक है। तो ये आपका कार्ल पियर्सन का आ गया। उसके बाद आता है स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन, ठीक है। रैंक क्या है, इसका मेन है कि क्वालिटेटिव डेटा को मेजर करने के लिए स्पेशल स्पीयरमैन ने एक मेथड बनाया, क्योंकि हमने किया कि कोरिलेशन जो है वो क्वांटिटी को बताता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर लगता है। तो क्वालिटेटिव डेटा को लगाने के लिए हमारे पास एक मेथड बनाया स्पीयरमैन ने जिसे कहा गया रैंक कोरिलेशन। तो इसने कहा कि अगर तो रैंक्स हमने, जैसे ये हमने लगा दिया कि हम जज है, ठीक है, दो जज बैठे हैं, जज 1 एंड जज 2।
उन्होंने अपने मार्क्स दिए, उसके बेसिस पे रैंकिंग कर रहे हैं कि हमारा सेकंड पर्सन फर्स्ट आ रहा है या थर्ड पर्सन फर्स्ट आ रहा है, ऐसे जो भी है ना, वो रैंकिंग के बेसिस पे फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, उसको कैसे हम जज कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसका रिलेशन फाइंड कर सकते हैं दोनों का, जज का। तो अगर तो उन्होंने अलग अलग ही दिया है, जैसे उनको सबके लिए 1 2 3 4 मार्क्स ही दिए हैं, मतलब एक को अगर 1 दिया तो दूसरे को 2 दिया, और थर्ड वाले को थर्ड दिया है, फोर्थ वाले को फोर्थ, इस तरीके से ही दिए हैं, तो हमारे रिपीट नहीं कर रहे रैंक्स। तो हमारा फॉर्मूला आता है 1 - 6 समीशन d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, जहां पे d क्या होता है, जो जज 1 का रैंक है वो माइनस जो जज 2 का रैंक है वो। ठीक है, तो d का स्क्वायर हो गया, इसको जब निकालोगे तो उसका स्क्वायर। ठीक है, R1 माइनस R2, रैंक जो दिए हमने उसको माइनस कर दो, वो समीशन d स्क्वायर हो जाएगा। पर अगर रिपीटेड रैंक है, यहाँ पे पैर में के जरूर डालना क्योंकि ये हमारा क्वालिटेटिव वाला है, तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो समीशन d स्क्वायर प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m ऑफ फर्स्ट प्लस 1/12 m क्यूब, let me do this, m क्यूब माइनस m2 ब्रैकेट बंद होल अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे m क्या है, तो मान लीजिए रिपीट कर रहा है रैंक 3 और 4 रिपीट कर रहा है, तो हमने रिपीट के लिए क्या किया, 3 + 4 डिवाइड बाई 2, तो 3.5 आया, तो हमने दो नंबर्स को 3.5 और 3.5 दे दिया। तो दो नंबर्स को दिया तो इस वजह से m क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसी तरीके से मान लीजिए आपका 5 6 और 7 तीन रैंक्स लगातार रिपीट कर गए, तो आपको 5 + 6 + 7 डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आपका क्या आंसर आता है, मान लीजिए ये 6 आएगा। ठीक है, तो आपने तीन को लगातार 6 6 और 6 दे दिया, तो इट मीन्स आपने क्या किया, 3 वर्ड्स को रिपीट किया, तो m2 क्या होगा, 3 होगा। तो बाय चांस ये 2 ही होता तो यहाँ पे भी 2 आता है, m जो है ये 2 आता, ये भी 2 आता, पर जरूरी नहीं है हमारा 2 ही रैंक रिपीट करेगा, या 2 मतलब 2 वर्ड्स के लिए या 2 नंबर्स के लिए रैंक रिपीट करेगा, या 3 नंबर्स के लिए रिपीट करेगा, तो वो डिपेंड करता है m आपके रैंक्स के ऊपर। तो m आपका या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपका हो जाता है रिपीटेड रैंक के लिए, रिपीटेड रैंक कोरिलेशन। ठीक है, इसको प्लीज आप न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये फॉर्मूले वहां पे याद रहेंगे। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, अगर आप फॉर्मूला लिख के वैल्यूज पुट करके प्रॉपर कैलकुलेशन का टाइम नहीं आता है, या तो मोस्टली जो आपके ये सिलेबस में है वो है या तो रैंक कोरिलेशन या चाहे कोरिलेशन भी हो, उसकी वैल्यू 0.8 होगी या 0.9 होगी। तो कोशिश करिएगा कि नियर अबाउट ही लिख के आए, 0.9 भी लिख सकते हैं, 0.8 भी लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा यही होगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपके सारे क्वेश्चंस में इतना ही आता है, या तो 0.9 आता है या 0.8 आता है। तो हो सकता है कि आपका तुक्का सही लग जाए, तुक्का लगा सकते हो आप, है ना। तो इस वजह से आप ये सारी चीजें जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसका कोरिलेशन का लास्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन। इसके ऊपर थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको प्रॉपर्टीज को पढ़ लीजिएगा। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि R हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, मतलब सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं हम लिखते तो कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, R जो है अगर नेगेटिव होगा तो इसका मतलब इनवर्स है। ठीक है, और अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट सेम है, सेम रिलेशन है। पॉजिटिव का मतलब है सेम डायरेक्शन है। थर्ड आपका R जो है अगर 0 होगा तो इसका मतलब है नो और अनकोरिलेटेड है। ठीक है, ये वैसे हमने पढ़ लिया था बट मैं आपको फिर भी बता रही हूँ प्रॉपर्टीज की फॉर्म में। ठीक है, फिफ्थ होता है R या तो 1 हो सकता है या -1 भी हो सकता है, मतलब +1 और -1 दोनों हो सकती हैं वैल्यूज। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, +1 है या -1 है। ये होता है परफेक्ट,
+1 होता है परफेक्ट पॉजिटिव, -1 होता है परफेक्ट नेगेटिव। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई करती है। फिफ्थ आपका आता है कि ये हमारा हमेशा इसकी रेंज होती है -1 to +1, और ये कभी भी एरर नहीं कर सकता। अगर इससे -1 और +1 के बीच में नहीं आ रही आपकी वैल्यू, तो इट मीन्स आप कोई एरर कर रहे हैं। तो ये कभी एरर नहीं देता, -1 और +1 के बीच में ही आता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर का मीनिंग, तो इसमें भी आपकी डेफिनेशन क्रॉक्सटन एंड काउडर्न किया, देखिए आपके लिए इजी बना दिया है। तो क्रॉक्सटन एंड काउडर्न की ही डेफिनेशंस मोस्टली आपने याद करनी है। तो क्रॉक्सटन एंड काउडर्न, ठीक है, ये कहीं पे भी लिख देना आप, मोस्टली आपकी ये वाली जो डेफिनेशन है करेक्ट हो जाएगी अगर आप अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड काउडर्न लिख दोगे। ठीक है, तो इसका मतलब है इंडेक्स नंबर आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। डिफरेंसेस मेजर करते हैं हम, डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड में कितना डिफरेंस है, ठीक है, रिलेटेड वेरिएबल्स के। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इंडेक्स नंबर, हम बेसिकली क्या करते हैं कि करंट ईयर को, जो हमारा करंट ईयर है उसको हम किसी बेस ईयर के बेसिस पे चेंज का चेक करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, करंट ईयर का चेंज चेक करता है, बेस में कितना मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आया उसको चेक करता है, इसलिए हम इसे इंडेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी का बनता है दैट इज आपका प्रॉब्लम्स ऑफ फॉर कंस्ट्रक्टिंग, डिफिकल्टीज फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। तो इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने क्या क्या चीजें लेनी होती हैं, तो सबसे पहले हमारा पर्पस होता है। हमेशा कोई भी चीज है बिना पर्पस के नहीं हो सकती, तो आपको पर्पस सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। सेकेंड चीज आपकी आती है बेस ईयर। तो आपको बेस ईयर हमेशा नॉर्मल ईयर लेना है, जैसे आप कोई डिप्रेशन का पीरियड नहीं ले सकते हो, आप कोविड का पीरियड नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका नॉर्मल पीरियड हो। नॉर्मल मतलब जिसमें कोई भी कैलेमिटी, कोई भी अनडिजायरेबल एक्टिविटी ना हुई हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नॉर्मल पीरियड ही एज अ बेस ईयर रखना है। ठीक है, थर्ड आपका आता है कि आपने कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करना है आपका इंडेक्स नंबर बनाने के लिए, तो उसकी सिलेक्शन आपको करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है इंडेक्स नंबर में, पहले आपने गुड्स एंड सर्विसेज चूज कर लिए। अब अगली चीज, गुड्स एंड सर्विसेज की आपको प्राइसेस भी तो सिलेक्ट करने पड़ेंगे ना, कि आपने कौन से वाले प्राइसेस लेने हैं। प्राइसेस का मतलब होलसेल प्राइसेस लेने हैं या रिटेल प्राइसेस लेने हैं। ठीक है, इन दोनों चीजों में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको होलसेल लेने हैं तो क्या आपको उनमें से एवरेजेस उनकी फाइंड करनी है, तो एवरेज के बेसिस पे, मतलब रिलेटिव चेंज के बेसिस पे चलना है, या आपको एब्सोल्यूट वैल्यू की टर्म्स में चलना है। ठीक है, ये आपको जरूर देखना पड़ेगा, तो ये भी आपको देखना है इसमें। फिर क्या आपको किसी वेटेज की जरूरत है, क्या आपने वेटेज के बेसिस पे डिसाइड करनी है, क्या वेटेज के बेसिस पे अपना इंडेक्स नंबर निकालना है, तो नहीं निकालना तो ये पॉइंट छोड़ सकते हैं। पर अगर वेटेज के बेसिस पे, तो इसको कैलकुलेट करो पहले कि कितना वेटेज है, क्या वेटेज देना है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना आपके लिए प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद आपने एवरेज को चूज करना है। पहले आपने एवरेज प्राइसेस को बनाना था, अब आपने एवरेजेस को चूज करना है। मतलब आपने मीन लगाना है, मीडियन लगाना है, मोड लगाना है, कौन सा मेथड एवरेज का लगाना है वो पहले डिसाइड कर लीजिए, फिर आप इस पे कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। देन उसके बाद फॉर्मूला, फॉर्मूलेज मैं अभी आपको इसके बाद बताऊंगी, तो कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डिफिकल्टीज आ गई जिनको आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, तो ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कि इसको हमने मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स लगाने हैं इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, आपके क्या मेथड्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब हम मेथड्स की बात करते हैं तो मेथड्स दो हिस्सों में इसके डिवाइडेड है। एक आपका सिंपल मेथड है, एक आपका वेटेड मेथड्स है।
ठीक है। उसके बाद सिंपल में भी आपकी दो सब कैटेगरीज हैं, एक आपकी एग्रीगेटिव मेथड है, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, एक आपकी रिलेटिव मेथड है। इसी तरीके से वेटेड में भी दो हैं, एग्रीगेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव एंड वेटेड रिलेटिव। ठीक है, इस तरीके से। तो एग्रीगेटिव का फॉर्मूला होता है, हम इंडेक्स नंबर को P01 से डिनोट करते हैं, तो ये होता है समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100। ये हमेशा परसेंटेज में देता है तो इंटू 100 होगा। रिलेटिव के लिए पहले आपको R कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं आपका फॉर्मूला लिख देती हूँ, फिर मैं आपको R बताती हूँ क्या होता है। तो इसका आएगा समीशन R अपॉन N। तो R क्या होता है आपका P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो आपको हर आइटम में हर प्राइस का ये वाला निकालना पड़ेगा, फिर उसका सम करना पड़ेगा, देन उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपका रिलेटिव मेथड बनेगा। उसके बाद अगर मैं एग्रीगेटिव की बात करूं तो आपके सिलेबस में तीन आते हैं, एक आता है लास्ट पेयर, एक आता है पास्चे, एक आता है फिशर। ठीक है, तो लास्ट पेयर को याद करने की ट्रिक है 1000, पास्चे को याद करने की ट्रिक है 1001। आप कहोगे मैम ये क्या लिख रहे हो, ट्रिक्स लिख रहे हो, कैसे कर रहे हो, हमें तो पता नहीं है कि क्या 1000 क्या 1101। तो इसकी एक ट्रिक है, पहले समीशन डाल लो, ऊपर भी समीशन डाल लो, नीचे भी। इंटू 100 तो आपको करना ही करना है। ठीक है, अब क्या करो, ऊपर PQ डाल लो, नीचे PQ डाल लो, डाल लिया। अब क्या करो, जो मैंने ये 1000 दिया ना, इसको पुट कर दो 1 0 0 0, ये बन गया आपका लास्ट पेयर। अब पास्चे बनाना इजी हो गया, तो पास्चे कैसे बनेगा, वैसे समीशन डाल दो, समीशन डाल दो, PQ डाल दो, PQ डाल दो, 100 तो डालना ही डालना है। तो अब क्या है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये पास्चे बन गया। तो बन गया ना ट्रिक, 1101 और 1000। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, और फिशर तो भाई बहुत ही इजी है। फिशर में क्या करना है, लास्ट पेयर इंटू पास्चे करना है। तो पहले ये निकाल लो, फिर ये निकालो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका फिशर आ जाएगा। फिशर को हमेशा याद रखना आइडियल इंडेक्स नंबर कहा जाता है। अब इसका रीजन क्या है, इसे आइडियल क्यों कहा जाता है, तो हमारे ना इंडेक्स नंबर्स को चेक करने के लिए कि क्या इंडेक्स नंबर्स हमें सही वैल्यू देते हैं, क्या इनकी क्या क्लैरिटी है हमारे लिए, तो इसके लिए हमारे कुछ टेस्ट बनाए गए थे स्टैटिस्टिशियंस द्वारा। तो तीन टेस्ट थे, एक होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट, ठीक है, एक होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, एक होता है सर्कुलर टेस्ट। ठीक है, फैक्टर रिवर्सल। तो इन तीनों टेस्ट को इन्होंने हर इंडेक्स नंबर पे लगाया। तो जो फिशर है ना, ये तीनों इंडेक्सेस को फुलफिल करता है, तो इसीलिए इसे आइडियल इंडेक्स नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिशर का भी। उसके बाद आपका लास्ट मेथड आता है आपका वेटेड रिलेटिव मेथड। वेटेड रिलेटिव में आपने कुछ नहीं करना, जो आपका पहले वाला था ना, ये वाला रिलेटिव वाला, इसमें सिर्फ वेट्स लगा देने, समीशन WR अपॉन समीशन W। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ P01 इज इक्वल्स टू समीशन WR अपॉन समीशन W। ये आपका बन गया वेटेड रिलेटिव मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे मेथड कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके मेथड्स हो गए। उसके बाद अब भाई इंडिया बचेगा पीछे, इंडेक्स नंबर्स इंडिया भी तो बनाएगा अपने। तो इंडेक्स नंबर्स इंडिया ने अपने बनाने के लिए क्या किया, अलग अलग तरीके यूज किए। ठीक है, मेथड्स ये यूज किए इसने, और कोई मेथड नहीं यूज किया, इसी को ही यूज किया, थोड़ा मोल्ड कर दिया। तो इसने सबसे पहले क्या बना दिया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको दूसरा नाम इसने दे दिया कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, या तीसरा नाम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, तो क्या कहता कि अगर आपको जीना है तो क्या क्या चीजें चाहिए आपको, किसके बेसिस पे चाहिए, तो ये आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताता है। ठीक है, तो ये वाले इसने ऐसे तरीके से बनाए। अब इसमें इसने कहा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ये होता है रिटेल प्राइसेस के ऊपर। ठीक है, तो रिटेल प्राइसेस को हम देखते हैं एक पर्सन की कॉस्ट कितनी है उसके बेसिस पे।
तो ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, इसमें आपके दो मेथड्स आते हैं। पहला मेथड आता है आपका एग्रीगेटिव, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, बोल पूरा रही हूँ तो ध्यान से लिखिएगा, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, दूसरा आता है आपका फैमिली बजट मेथड। ठीक है, एक आता है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, एक आता है फैमिली बजट। तो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड कुछ नहीं है, जस्ट लास्ट पेयर मेथड है। जो लास्ट पेयर मेथड था इसी को इसने एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड बना के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बना दी। और जो फैमिली बजट इंडेक्स है ये कुछ नहीं है, हमारा कौन सा है, वेटेड रिलेटिव मेथड, जो भी मैंने बताया, दैट इज समीशन RW अपॉन समीशन W, ये हमारा फैमिली बजट मेथड है। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेट, एक बंदे के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हो गया, इंडिया ने बनाया। अब अगला आता है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब रिटेल प्राइस के ऊपर बनाया तो भाई होलसेल के ऊपर भी बनाएंगे, ये होलसेल पीछे थोड़ी रहेगा। ठीक है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, होलसेल प्रोडक्ट्स उठाए, उसका एक ग्रुप बनाया और उसके बेसिस पे आपको वेट्स दे दिए। और वेट्स के बेसिस पे उन्होंने कहा कि वेट्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो होलसेल प्राइस इंडेक्स बन जाएगा। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस इतना ही है कि उन्होंने होलसेल प्राइसेस के बेसिस पे इंडेक्स बनाया। दूसरा इसमें एक और चीज आती है जो आप वैसे इन्फ्लेशन में भी हम करेंगे, दैट इज रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो बनाया इन्होंने कि इन्फ्लेशन को चेक कैसे करते हैं। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब होता है हम, ये वीकली कैलकुलेट किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ये वीकली कैलकुलेट। तो वीक 1 का और वीक 2 का, जैसे 2 वीक्स का हमें इन्फ्लेशन पता है, तो हम रेट कैसे निकालते हैं, वीक 2 माइनस वीक 1 डिवाइड बाय वीक 1 इंटू 100। तो इन्होंने इसकी जगह पे ये लिखा हुआ, W की जगह पे ये लिखते हैं A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100, ये आपका आता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये भी वेटेड के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि वेटेड में क्या आता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए भी इन्होंने एक इंडेक्स नंबर बनाया। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए जो बनाया गया इंडेक्स नंबर, मैं उसका फॉर्मूला लिख रही हूँ, वो आपका क्यू के बेसिस पे, Q01 है, क्योंकि प्रोडक्शन की बात करें तो क्वांटिटी की बात करें, इसमें आता है समीशन Q1 अपॉन Q0 मल्टीप्लाई बाय देयर वेट्स डिवाइड बाय समीशन W इंटू 100। ये इन्होंने बनाया कि ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे तो उसके बेसिस पे वेटेड बन जाएगा। अब इन्फ्लेशन क्यों हमने लिया, क्यों इन्फ्लेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हमारे चेंज जो है वो ज्यादा आता है या कम आता है, ये फैक्ट होता है। तो अब अगर मैं बोलूँ कि इन्फ्लेशन के बढ़ने से प्राइसेस राइज करते हैं तो ये सही है, बट इन्फ्लेशन के कम होने से प्राइसेस कम होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक रेट है। मतलब अगर इन्फ्लेशन रेट पहले 30% था तो प्राइसेस 30% इंक्रीज किए, अब इन्फ्लेशन रेट सिर्फ 5% है, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन रेट कम हो गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइसेस कम हो गए, इसका मतलब पहले 30% इंक्रीज हुआ था प्राइसेस में, अब भी प्राइसेस में इंक्रीज तो हुआ है पर कम रेट पे इंक्रीज हुआ है पर कम रेट पे। तो इसका मतलब यही होता है कि जो रेट है वो कम हुआ है, ना कि खुद प्राइसेस कम हुए हैं। ठीक है, प्राइसेस के इंक्रीज होने का रेट कम हुआ है, इसे हम, इसीलिए ये जरूरी है हमारे इंडेक्स निकालना, इन्फ्लेशन का इंडेक्स निकालना। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा टॉपिक आता है ह्यूमन इंडेक्स नंबर, जो ये आपका इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज आपके आ जाते हैं। तो ह्यूमन इंडेक्स नंबर जो है इसको याद रखिएगा, HDI बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर, जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, HDI, ये UNDP ने बनाया था, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने बनाया था। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने 3 बेसिस लिए थे। ठीक है, फर्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक पर्सन की कितनी एवरेज लाइफ है उसे हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
तो इंडिया की जो है एट प्रेजेंट 70 चल रही है, 70 ईयर्स। ठीक है, इंडिया की जो है वो 70 ईयर्स है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये जो है रैंकिंग HDI की, ये 0 to 1 के बीच में लाई करती है, या तो 0 होगा या 1 होगा, या इसके बीच में कोई भी 0.5, 0.7, 0.2 ऐसे हो सकती है वैल्यूज। ठीक है, तो ये 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है HDI की वैल्यू। ठीक है, सेकंड इन्होंने लिया एजुकेशन। अब इन्होंने एजुकेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो मेन स्कूलिंग ईयर, मेन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब एक बच्चा अगर 5 साल की उम्र में ऐड हो रहा है स्कूल में, तो क्या वो 15 साल की उम्र तक पढ़ रहा है या वो 20 साल की उम्र तक पढ़ रहा है, एक एवरेज स्टूडेंट, तो उसको हम बोलते हैं मेन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने इसको एक मेजर बनाया कि एक कंट्री में कितने साल तक एक बच्चा पढ़ता है। दूसरा इन्होंने लिया ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट का मतलब क्या होता है कि कितने बच्चे एनरोल करते हैं हर साल और कितने उसमें से निकल जाते हैं। तो एनरोलमेंट का मतलब क्या हुआ? ठीक है, एनरोल मतलब आपने एडमिशन लिया, ठीक है, स्कूल में, तो एडमिशन कितने बच्चों का हो रहा है वो चीज को ध्यान रखते हैं, तो एजुकेशन मेजर होती है। उसके बाद थर्ड आपका आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करने के लिए इन्होंने जो मेजर लिया है दैट इज GDP पर कैपिटा परचेसिंग पावर पैरिटी के अंडर। ठीक है, अब बोलोगे मैम अरे इतना डिफिकल्ट वर्ड बता दिया, ये कैसे याद रहेगा? देखो, GDP पर कैपिटा, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन की, परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर, परचेज कितना कर सकता है एक पर पर्सन, परचेज कितना कर सकता है टोटल इनकम में से। ठीक है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP भी लिखाओगे ना, मतलब आप क्या लिखोगे? GDP, आई विल राइट इट करेक्टली, GDP पर कैपिटा इनकम, PPP, अगर ये भी लिखाओगे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर बनाया गया कैलकुलेट करने के लिए कंट्री का। थैंक यू सो मच, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नई नई वीडियोस के लिए इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।